आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का डिमेरिट्स क्या रहा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि उसका मेरिट्स क्या क्या था, इनका मेरिट्स क्या क्या था। उसका तो नहीं बोलना है, उनका बोलना है, रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, और आप अब देखेंगे कि इनका डिमेरिट्स क्या क्या रहा, और तब हम लोग पढ़ेंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, इनके कह सकते हैं कि इनके पीरियोडिक टेबल में जो करेक्शन हुआ वो कौन किए, कैसे किए, और फिर बाद में हमारा जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो अब हम लोग जो स्टडी करते हैं वो कैसे आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनके डिमेरिट्स की बात करते हैं। तो डिमेरिट्स जो पहला डिमेरिट्स था वो हाइड्रोजन के पोजीशन को लेके था। ठीक है, तो जो पहला डिमेरिट्स था वो क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या डिमेरिट्स था। तो देखिए हाइड्रोजन का जो है ना वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत दो ग्रुप के ऐसा मिल रहा था, फर्स्ट ग्रुप और क्या कर सकते हैं उसको 17th ग्रुप। 18th ग्रुप तो उस समय था नहीं, तो फर्स्ट ग्रुप और लास्ट ग्रुप भी कहा जाता है। कहीं कहीं आप बुक में देखिएगा फर्स्ट ग्रुप और लास्ट ग्रुप। तो लास्ट ग्रुप का मतलब मानना है कि जब पीरियोडिक मेंडलीव पढ़ रहे हैं तो लास्ट ग्रुप कौन सा होगा आपका, 17th होगा। ठीक है, 17th कहने के बाद अभी का 17th, उस समय का वो कह सकते हैं कि 8वां कह लीजिए कि उस समय का जो है ना 8वां ग्रुप था। ठीक है, तो क्या था इनका पोजिशन। तो जो हाइड्रोजन जो है ना, जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा था, रिजेंबल, हाइड्रोजन रिजेंबल्स बोथ क्या, बोथ अल्कली मेटल एंड हैलोजन। अल्कली मेटल एंड द हैलोजन्स प्रॉपर्टी। रिजेंबल मतलब ये सिमिलरिटी शो करता है दोनों का जैसा। किसके जैसा, रिजेंबल विथ बोथ अल्कली एंड हैलोजिन। ठीक है, हैलोजिन इन प्रॉपर्टी। ठीक है, इन प्रॉपर्टी। समझ में आया, कोई दिक्कत। तब है कि वो डिसाइड नहीं कर पाए कि कहाँ इसको जो है ना हम लोग प्लेस करें। जैसे कुछ कुछ समझिएगा कि ये हाइड्रोजन है और ये अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ग्रुप की और ये हम लोग बात करें 17th ग्रुप की, समझ। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग वैलेंसी देखें तो कितना, एक। तो हाइड्रोजन का भी वैलेंसी कितना होता है, एक। इसका भी वैलेंसी कितना होता है, एक। समझ में आ रहा है, तो यहाँ भी शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन देखें, मतलब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके हाइड्रोजन के ये फर्स्ट ग्रुप जो एलिमेंट है उनके लास्ट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक। हाइड्रोजन के भी एक ही सेल है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, एक। इनका वैलेंसी कितना होता है, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 7 होता है। तो चलिए ये तो सिमिलर नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला सिमिलर हो रहा है, ये दोनों में सिमिलर हो रहा है। तब है कि आपको हाइड्रोजन जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो एक। ये भी जो है ये 7 ग्रुप है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, ये भी स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक। तो ये भी क्या हो गया, गेन 1 इलेक्ट्रॉन कर रहा है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन की बात करें, फर्स्ट ग्रुप की नहीं, हाइड्रोजन जो है वो गेन करता है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। और ये भी 17th ग्रुप भी करता है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर लूज करने की बात करें तो हाइड्रोजन लूज भी कितना करता है, लूज करके जब बॉन्ड बनाता है तो कितना करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। और ये जो फर्स्ट ग्रुप है वो क्या करता है, वो लूज करके बॉन्ड बनाता है, और कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक। तो ये सिमिलैरिटी जो है ना इनका दोनों से मिल रहा था, तो इनको ये पता नहीं चल पाया कि हम इसको फर्स्ट ग्रुप में रखें कि 17th ग्रुप में रखें। क्यों, क्योंकि ये मास के बेसिस पे अरेंज कर रहे थे। ठीक है, सबसे बड़ा डिमेरिट देखिए, समझिएगा कि डिमेरिट यहाँ कैसे रहा मास के बेसिस पे। अगर किसी, जैसे आप किसी भी कोचिंग में गए तो कोचिंग में क्या पूछा जाता, आपसे क्लास पूछा जाता कि आप किस क्लास में एडमिशन लेने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोचिंग में गए आपका वजन जो है ना वजन किया, हाँ भाई आप मोटे हैं 60 किलो से। किसी भी कोचिंग में ऐसा देखते हैं, किसी भी आप कोचिंग में ऐसा देखिएगा कि 60 से 70 केजी रहेगा वो 11th में जाएगा, जो 70 से 80 केजी रहेगा वो 12th में जाएगा, जो 50 से 60 केजी रहेगा वो कहाँ जाएगा, 10th में जाएगा। ऐसे मास के बेसिस पे स्कूल कॉलेज या कहीं भी कोचिंग में ऐसा एडमिशन होता है, नहीं होता है। तब क्या होता कि अगर ऐसा होता तो आपके 11th में आप देखिए कि आपके 11th में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कम वेट वाले हैं,
लेकिन है किस में, 11th में। बहुत ऐसे बच्चे होंगे 11th में जो लग ही नहीं रहे हैं कि वो 11th के बच्चे हैं, लेकिन हाइट कम हो या पतले हो, कम, मतलब क्या कहते हैं, देखने में होता है ना किसी किसी का, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता है, समझ रहे हैं, इस तरह का जो ऐड होता है ना। तो मान के चलिए इस तरह के कुछ बच्चे हैं जिनको लग नहीं रहा है कि वो 11th के हैं, लेकिन वो ऑलरेडी 12th भी पास आउट हो गए, 12th भी पास आउट। ऐसे कुछ बच्चे हैं जो लग नहीं रहे हैं कि वो 10th के भी बच्चे हैं, अगर उनको देखा तो कहेगा ना कोई 9-10 में पढ़ता होगा ऐसा करके, लेकिन वो 12th पास कर गए। तो बहुत ऐसे बच्चे रहते हैं। तो हम लोग मास के बेसिस पे तो कभी भी क्लास डिसाइड नहीं करते हैं ना कि हाँ हम मोटे हैं तो 12th में रहेंगे, हाँ हम पतले हैं तो 11th में रहेंगे, और पतले हैं तो 10th में रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो इनका भी तो यही था ना, इनका जो था यही था ना, मास के बेसिस पे क्या किए, ये अरेंज कर दिए मास के बेसिस पे। उसी में दिक्कत आया हाइड्रोजन का। अगर ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करते, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका ये कंफ्यूजन ही दूर हो। मतलब जितना इनका कंफ्यूजन अभी हम लोग पढ़ेंगे, डिमेरिट पढ़ेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण था, इनके द्वारा लिया गया एटॉमिक मास के थे। ठीक है, चलिए समझने के लिए, देखिए समझने के लिए किसी भी तरह से समझे एग्जाम्पल, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एग्जाम्पल को। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझने के लिए कि मास के बेसिस पे कभी भी जो है ना हमारा क्लास डिसाइड नहीं होता है। तब है कि जो दूसरा था इनका आइसोटोप्स का, दूसरा जो था इनका क्या था, आइसोटोप्स का पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आपको अगर देखना है तो वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे कुछ भी करते हैं, ए यहाँ पे जेड और जेड कर लीजिए, और यहाँ पे ए और ए कर दीजिए, ये है आपका मास का रिप्रेजेंटेशन। तो कहने का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम, लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। जैसे अगर बात करें हम लोग कार्बन की, तो कार्बन 6 और 12 भी जानते हैं हम लोग, कार्बन 6 और 14 भी जानते हैं। अब देखिए इसका मास कितना 12 है, इसका मास कितना 14, हाँ ठीक है 14 है 14, समझ में आ रहा है। तभी क्या है कि सेम एलिमेंट होते हुए भी दो अलग अलग मास शो कर रहा है इनका, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आइसोटोप्स कहते हैं। अब क्या कर दिए ये, चूंकि ये मास के बेसिस पे रखे और इंक्रीजिंग ऑर्डर मास के बेसिस पे रखे, ठीक है, मतलब जिसका कम मास है उसको पहले, जिसका ज्यादा मास है पहले। मतलब ये कर दे क्या दिए कि आइसोटोप्स को क्या कर दिए, डिफरेंट ग्रुप में रख दिए, एक ही एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप में रख दिए। समझ में आया। तो यहीं पे हम लोग लिखते हैं एटॉमिक वेट चूंकि इनका डिफरेंट होता है, तो ये क्या हो गया, आइसोटोप्स प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। जबकि एक ही एटम था, लेकिन चूंकि मास के बेसिस पे ये कर रहे थे तो ये क्या कर दिए, डिफरेंट ग्रुप में रख दिए। समझ में आ रहा है। तब आता है एक ऐसा एलिमेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, आइसोबार्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं, समझिएगा। तब ऐसा भी एलिमेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं, और उसको समझिएगा, आइसोबार्स क्या है, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, मास क्या होता है, सेम। अब जब मास सेम है तो प्लेस्ड डिफरेंट एलिमेंट इन सेम ग्रुप। सारा गड़बड़ हो गया बाबा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर्गन और ये लिख रहे हैं, इसका 18 होता है, इसका 20, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 40, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास क्या है, सेम है। इसको क्या कर, दो अलग अलग एलिमेंट है, क्या कर दिए, सेम ग्रुप में प्लेस कर दिए। क्या कर दिए, सेम ग्रुप में प्लेस कर दिए। और जो सेम था, जो कार्बन सेम था, उसको क्या कर दिए, डिफरेंट ग्रुप में प्लेस कर दिए। क्यों, क्योंकि ये मास के बेसिस पे रख रहे थे, यहाँ मास सेम था तो सेम ही ग्रुप में रख दिए। तो ये भी इनका डिमेरिट्स था। समझ में आया। तब कुछ ऐसे पेयर्स थे जिसको हम लोग कहते हैं एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एनोमलस हेडिंग आपके बुक में दिया रहेगा, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एनोमलस पेयर मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास तो ज्यादा है लेकिन वो कम वाले से क्या है, पहले रखा गया है, कम वाले से पहले रखा गया है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी अपोज करेगा, आप कह रहे हैं कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के बेसिस पे अरेंज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं।
और फिर आप ज़्यादा मास वाले को जो है ना आप पहले रख दे रहे हैं, तो आप कोई रीजन तो दीजिएगा ना कि ज़्यादा मास वाले को पहले क्यों रखे। वो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, लेकिन वो बोले कि ये ज़्यादा मास है वो पहले ही आ रहा है, हमारा इसका प्रॉपर्टी पहले जैसा शो कर रहा है, तो क्यों कर रहा है इसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं दिए। तो यही उनका डिमेरिट था कि जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर मास के बेसिस पे जा रहे थे तो सबको लोअर मास को पहले, हायर मास को बाद में। लेकिन कुछ ऐसे पेयर थे जिसका ज़्यादा मास वाला एलिमेंट्स होते हुए भी पहले रखा गया है लोअर मास वाले एलिमेंट से, तो उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। क्या रखिए, एनामोलस। एनामोलस मतलब होता है कि अलग प्रॉपर्टी शो करना, जो है वो अलग प्रॉपर्टी शो करना, ठीक है। तो सम एलिमेंट्स, सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स कर सकते हैं, नॉट फॉलो कर सकते हैं, फॉलो द इंक्रीजिंग, क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, ठीक है। मतलब हायर वाले को हम लोग पहले कर दिए। अब वो जो पेयर थे वो क्या थे, आर्गन और पोटेशियम। आर्गन का 40 और पोटेशियम का कितना होता है 39, हम लोग जानते हैं। तो ये जो पेयर था, देखिए ज़्यादा वाले को पहले रख दिए, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक, अब हम लोग जान रहे हैं ना कि इसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो है ना हम लोग अरेंज किए, तब ना हम लोग जान रहे हैं। लेकिन उस समय जब हम लोग मास के बेसिस पे कर रहे थे तब भी उसको पहले रख दिए थे, लेकिन रीजन कुछ वो अलग से नहीं दिए थे, ये उनका डिमेरिट था। अगर रीजन देते तो ठीक रहता। यहाँ पे ये क्या किए हैं, कोबाल्ट को दे दिए हैं और निकेल। कोबाल्ट का जो होता है वो 58.9 होता है इसका मास, और इसका जो होता है वो 58.6 होता है। स्लाइटली डिफरेंस है लेकिन ज़्यादा है ना, इसको इसके बाद में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं रहा इन दोनों के केस में भी, ठीक है। तब है आपका कुछ और एलिमेंट्स है, टीई एंड इंडियम। इंडियम तो नहीं कर सकते हैं, आयोडीन कर सकते हैं इसको, ठीक है। आयोडीन है, हाँ आयोडीन ही है। 127 इसका मास है और इसका क्या है 127.5। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे पेयर थे जिसका मास तो ज्यादा था, लेकिन वो पहले क्या कर दिए, प्लेस कर दिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तब यहां पे हम लोग अब कह सकते हैं कि लाइक्स एलिमेंट्स को क्या कर दिए, लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। आइसोटोप्स के केस में हम लोग देखें एक ही एलिमेंट जो है ना डिफरेंट ग्रुप में, और अनलाइक को जो है, अनलाइक को क्या कर दिए, सेम ग्रुप में। अनलाइक जो एलिमेंट है वो किस में प्लेस हो गया, सेम ग्रुप में। अब दोबारा ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, आप समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत। तब है ये क्लियर नहीं किए कि लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को कहाँ हम लोग रखें या कैसे रखें या किस ग्रुप में रखें, ठीक है। देखते हैं हम लोग, इसको बिठाते हैं पहले। क्या बोले ये क्लियर, इट वाज नॉट क्लियर दैट लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स को हम लोग ना किस ग्रुप में रखें। एक्टिनॉइड्स आर रिलेटेड विथ थर्ड ए एंड, क्या कर सकते हैं, थर्ड ए एंड थर्ड बी ग्रुप। समझ में आया। ये क्लियर नहीं था, इनके समय में क्लियर नहीं था, एफ ब्लॉक था। अब अभी जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है उसमें हम देखते हैं कि जितना भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो किस ग्रुप में बिलोंग करता है, थर्ड ग्रुप में, क्योंकि थर्ड एक ही ग्रुप है, ठीक है। थर्ड एक ही ग्रुप है, तो थर्ड ए में जो है ना आपका यहाँ क्या कर रहा है, थर्ड ग्रुप में क्या है, सारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपका बिलोंग करता है उस समय, लेकिन वो क्लियर नहीं था। समझ में आया, कोई दिक्कत। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्यों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना वो ग्रुप में रिपीट हो रहा है। मतलब हम कह रहे हैं कि एक ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं वो सब क्या शो कर रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ग्रुप के अंदर। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सबका प्रॉपर्टी क्या होता है, सिमिलर होता है। यही क्वेश्चन था, व्हाई
क्यों ऐसा हो रहा है कि एक ग्रुप में जब हम लोग पीरियड में काहे नहीं हो रहा है, पीरियड में जब हम लोग रख रहे हैं तो वो क्यों नहीं प्रॉपर्टी शो कर रहा है पीरियड्स के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ, और जब ग्रुप में रख रहे हैं तो वो क्यों शो कर रहा है। समझ में, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। इतना रहा आपके पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उनका डिमेरिट्स, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़े, डिस्कस किए। ठीक है, तब आते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। बात करेंगे हम लोग किसकी, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, देखिए थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है, आप थोड़ा सा रीड कीजिए, एक दो बार देखिए या समझिए या पढ़िए, लेकिन दो तीन बार पढ़िएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन है, जल्दी याद नहीं होगा, कन्फ्यूजन लगेगा कि हमें याद हो गया है। थ्योरी वाले पोर्शन पे यही तो दिक्कत है, थ्योरी वाला पोर्शन लगता है ना कि हमको याद हो गया, और हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ के, और हमको लगता है कि याद हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलती थ्योरी सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत कहाँ से होगा, थ्योरी सही होगा। और न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हमको हार्ड लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर वही दिलाया, क्यों, क्योंकि उसमें फॉर्मूला है, ये है वो है, सब आसानी से आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो कोशिश कीजिएगा जहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन आपको मिले आप थोड़ा उस पर गौर कीजिएगा। ठीक है, पढ़िएगा, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, जितना आपको पढ़ सके। इसको जो प्रपोज किया वो कौन किए, प्रपोज मतलब बताना, किस इसके बारे में बताना, कौन किए, तो मोस्ले, एक साइंटिस्ट थे हमारे, क्या थे, मोस्ले। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे मोस्ले, जिन्होंने प्रपोज किया कौन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये क्या बोले कि फिजिकल, चेंज करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ elements is function of their atomic number। क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। और जैसे एटॉमिक नंबर आया, हाइड्रोजन को अपना जगह मिल गया, आइसोटोप्स अपने एक ही जगह पे प्लेस हो गए, आइसोबार्स अलग अलग चले गए। ठीक है, जिनका मास पहले था वो क्यों था वो भी पता चल गया। मतलब हर एक प्रॉब्लम जो है ना इनके पीरियोडिक टेबल का, मेंडलीव का, सब सॉल्व हो गया। मतलब वो सब कुछ सही बताया, इसलिए उनको हम लोग पढ़ते भी हैं। वो हर चीज़ सही बोले, बस खाली एक गड़बड़ी हो गया था, क्यों, क्योंकि उनके पहले वाले जो साइंटिस्ट थे ना, न्यूलैंड जो थे वो किस बेसिस पे अरेंज किए थे, मास के बेसिस पे अरेंज किए थे। तो वो हो सकता है कि वहीं से जो है ना ये भी आइडिया, अब कह नहीं सकते हैं, साइंटिस्ट थे भाई, इन पे तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे वो, अरे मास के बेसिस पे ही ट्रेंड चल रहा था, तो वो उसी बेसिस पे जो है ना वो भी कर दिए। यही डिमेरिट्स था, नहीं तो इनके पीरियोडिक टेबल का, उनके पीरियोडिक टेबल का कोई खास डिमेरिट्स नहीं था। समझ में आया। तब है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोस्ले साहब दिए, इन बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है यहाँ बच्चों को कि मोस्ले पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इन्होंने ही दिया था। ये इनके पीरियोडिक टेबल में क्या क्या था ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्या बोले, ये ग्रुप, ये जो पीरियड बोले वो कितना बोले, इनके समय में जो पीरियड था वो कितना था, 7 था। ठीक है, कितना पीरियड था, 7, कोई दिक्कत नहीं। मेंडल के समय में भी कितना पीरियड था, 7। ग्रुप जो था, वर्टिकल जो कॉलम कह रहे हैं, जिसको ये ग्रुप कह रहे थे, उनके समय में 8 था, इनके समय में क्या हो गया, 9। तो 9 क्या हो गया, तो 1 to 8 तो पहले से ही था, 1 to 8 तो पहले से ही था। एक और आ गया, कौन सा, 0 ग्रुप। और किसके, ये 0 ग्रुप में किसको रखे, इनर्ट गैस को रखे, किसको रखे, उस समय इनर्ट गैस बोलते थे, अब हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। उसका भी रीजन है, क्यों, देखेंगे जब वीडियो हमारा आगे चलते जाएगा तो। ठीक है, तो अभी क्या है, इनर्ट गैस, मतलब मेंडलीव के समय में इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं होता, इनके समय में आपका क्या हो गया, इनर्ट गैस। और उसको रखे कहाँ हम लोग, 0 ग्रुप में रखे, कहाँ रखे, 0 ग्रुप में रखे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब है आपका 7 पीरियड हो गया आपका। और ये 7, ये जो इनर्ट गैस के बारे में जो है वो इंट्रोड्यूस, देखिए रखे हैं ये, ठीक है, लेकिन इस इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस कौन किया, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। ये मोस्ले साहब नहीं बतलाए थे इस इनर्ट गैस के बारे में, कौन बताए थे, एक साइंटिस्ट थे, रामसे, ये राम सिंह नहीं है। ठीक है, ये राम से हैं, क्या है, रैम से बोलिए, और क्या, इंग्लिश साइंटिस्ट हैं तो राम से तो नहीं होगा, रैम से ऐसे करके कुछ नाम होगा। ठीक है, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस इनर्ट गैस।
मतलब इंट्रोड्यूस मतलब इंट्रोडक्शन दिया, बताया इन्होंने रामसे साहब ने। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनर्ट गैस के बारे में मोस्ले साहब नहीं बोले, वो सिर्फ रखे, अरेंज किए, ठीक है। तब हम लोग पढ़ेंगे कि अब जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म वाला पीरियोडिक टेबल, वो क्या हुआ, ठीक है, कैसे हुआ और उसमें क्या क्या हम लोग है ना ऐड किए। समझ में आ रहा है? ठीक, तब समझिएगा। तब क्या हम लोग कह सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म। ये किस पे बेस्ड कर रहा है? ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंसेप्ट और एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट पे, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द बोर्स एंड ब्यूरी, ठीक है। किसके बेसिस पे? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम लोग क्या किए, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसको एक्सपेंड किए। समझ में आया? उस एक्सपेंशन में क्या क्या था तो आपका, और इस मॉडल के बारे में, इस लॉन्ग फॉर्म मॉडल के बारे में कौन बोले? दिस मॉडल इज प्रपोज्ड। कौन प्रपोज किए? रैंक्स एंड वर्नर, ठीक है। कौन कौन किए? रैंक्स एंड वर्नर। समझिएगा, साइंटिस्ट है, नाम याद रखिएगा। मेंस वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, नीट वाले बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सब भी पूछा जा सकता है क्योंकि आपके पास 45 क्वेश्चंस का स्लॉट आपका पूछा जाता है, ठीक है। इस लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में भी जो पीरियड्स का नंबर था वो तो चेंज नहीं किया, वो 7 का 7 ही रहा, लेकिन जो आपका जो ग्रुप हो गया वो क्या कर दिए, टोटल 18th ग्रुप हो गया। कितना हो गया? 18। अब देखिए, ऑलरेडी हमारा 7 तक तो वो बांट के रखे थे ना, ए बी करके, तो 7 दूनी 14 तो ऐसे हो गया, और 88 ग्रुप का उसको 3 रो में बांटे थे तो 14 3 17 ऐसे हो गया, और एक नोबल गैस बाद में ऐड हुआ तो 18 हो गया। तो ये क्या किए, सबको अलग अलग कर दिए। क्या कर दिए? सबको अलग अलग कर दिया। टोटल कितना लेके आए? 18 ग्रुप लेके आए। समझ में आया? कोई दिक्कत? और इस 18 ग्रुप को 1 से लेके 18 तक का आपका ग्रुप दिए। समझ में? ठीक है। और तब बोले कि एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, तब ये रीजन दिए कि जो एलिमेंट्स बिलोंग करेगा, मतलब एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसके पास क्या होगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल, आउटर सेल। अब जब आउटर सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा? सिमिलर होगा। और इसीलिए प्रॉपर्टी क्या होता है, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, सेम ग्रुप में जो रहते हैं, इनका प्रॉपर्टी क्या होता है? सिमिलर प्रॉपर्टी। क्या होता है? सिमिलर प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इस रीजन को वो नहीं बतला पाए थे, वो जो थे मेंडलीव साहब, वो इसको नहीं बतला पाए, वो वही उनका डिमेरिट्स भी था। तो यहाँ पे ये हमारा पता चला कि अच्छा, मतलब ग्रुप में इसलिए वो हो रहा है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन सेम है, और इलेक्ट्रॉन सेम है, और यही इलेक्ट्रॉन इरेक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, तो इन्हीं के ऊपर पे क्या रहेगा आपका, ये रहेगा। समझ में आएगा? कोई दिक्कत? ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग कुछ और आप लोग बुक में देखिएगा कि जो पीरियड नंबर है वो आउटर मोस्ट सेल, पीरियड नंबर जो है ना वो आउटर मोस्ट सेल के नंबर के बराबर होगा। आउटर मोस्ट सेल अगर 4 है, मतलब आउटर मोस्ट सेल अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है आउटर मोस्ट सेल में, तो वो पीरियड नंबर कितना होगा? 4। अगर आउटर मोस्ट सेल किसी भी एलिमेंट्स के हम कह रहे हैं 3 है, तो टोटल पीरियड कितने हैं उनके पास? 3। अगर आउटर मोस्ट सेल आपके 2 हैं तो टोटल पीरियड कितने हैं उनके पास? 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत? तब है कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड कितने, उस पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, वो किसके बराबर होगा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पीरियोडिक सबसेल। सबसेल में जितने होंगे
मतलब सब सेल में जितने होंगे वही होगा। ये आगे की बात है, हम लोग समझेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। यहाँ तक आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, आगे बढ़िए। कन्फ्यूजन हो मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उस पर ध्यान देंगे। थैंक यू।